नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, एक वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूक्रेनी मिसाइल का मलबा पावर ग्रिड पर गिर गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्रीमिया में रूसी पावर ग्रिड तबाह हो गया है। रूस ने इंटरसेप्ट की है यूक्रेन की मिसाइल और क्रीमिया के रूसी सैन्य बेस पर हमला असफल रहा है। तो किस तरह की जानकारी मिल रही है आपको एक बार फिर से बता दें। क्रीमिया के रूसी सैन्य बेस पर हमला असफल रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट की गई है यूक्रेन की मिसाइल। रूस ने इंटरसेप्ट की यूक्रेन की मिसाइल क्योंकि इस मिसाइल के द्वारा क्रीमिया पर हमला किया गया, लेकिन सैन्य बेस को नुकसान नहीं पहुंचा। वहां हमला करने में यूक्रेन सफल नहीं रहा। युद्ध में यूक्रेन का अंतकाल शुरू होने वाला ऐसा लग रहा है। आज रात यूक्रेन के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। पुतिन सेना इतना बारूद बरसाने वाली है कि यूक्रेन की सूरत बदल जाएगी। युद्ध का सबसे प्रलयकारी फेज इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर हमला कर दिया है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज वेपन से क्रीमिया में रूस के एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की। इसी के बाद तय हो गया कि अब पुतिन यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने वाले हैं। स्लोव से लेकर क्रीमिया तक विध्वंस की नई ज्वाला धधक रही है। 36 घंटे से रूस पर इसी तरह से प्रहार हो रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने आधी रात को पुतिन के मान यानी क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की। एक जोरदार धमाका हुआ तो क्रीमिया का आसमान नीली रोशनी से भर गया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का प्लान बनाया था। रात के अंधेरे में इस प्लान को लॉन्च भी कर दिया गया, लेकिन ज़ेलेंस्की सेना अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाई। यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोदोसिया में बड़ी स्ट्राइक करने की कोशिश की। यहीं पर रूसी सेना की एयरफील्ड है। यूक्रेन के टारगेट पर यही एयरफील्ड थी। ज़ेलेंस्की के जवान स्कोव की तरह ही यहां पर भी बड़ा विनाश करने वाले थे, लेकिन रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया को हवा में ही तहस नहस कर दिया। रूस का दावा है कि क्रीमिया में तैनात एयर डिफेंस ने आधा दर्जन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हवा में मिसाइल को टारगेट किया गया, वो नीचे आई और जोरदार धमाका हो गया। ऐसा धमाका जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका क्रीमिया के पावर ग्रिड पर हुआ। इस वजह से एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। रूस के कई सैन्य ठिकाने अंधेरे में डूब गए। हमले से जुड़ी दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट में यह ऐलान किया गया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया, तो दूसरी सेना कह रही है कि ज़ेलेंस्की सेना ने क्रीमिया को घातक ड्रोन से दहलाने की कोशिश की। इस बीच ज़ेलेंस्की ने जो ऐलान किया वो इस बात का सबूत है कि यूक्रेनी फोर्स ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से हमला किया। यह हमला 700 किलोमीटर की दूरी से किया गया।
ज़ेलेंस्की ने यह तो बताया कि हमला लॉन्ग रेंज मिसाइल से 700 किलोमीटर की दूरी से किया गया, लेकिन उस मिसाइल का नाम नहीं बताया जिससे अटैक को अंजाम दिया गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये मिसाइल कौन सी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक यूक्रेन के पास स्टॉर्म शैडो मिसाइल ही है। इसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर है। जाहिर है स्टॉर्म शैडो की रेंज 700 किलोमीटर नहीं है, तो संभव है कि नाटो ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को कोई दूसरी घातक मिसाइल दे दी हो। या ये भी हो सकता है कि स्टॉर्म शैडो को अपग्रेड कर दिया गया हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ने क्रीमिया पर किस मिसाइल से सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि असल में ज़ेलेंस्की सेना का ऑपरेशन क्रीमिया था क्या। रात में जब क्रीमिया के लोग सो रहे थे तभी यूक्रेनी फौज ने कई मिसाइलें दागी। मिसाइलों के टारगेट पर क्रीमिया में मौजूद रूस का एयरबेस था। स्कोव की तरह ही यहां भी रूसी विमानों को तबाह करने का प्लान था, लेकिन रूस ने इस प्लान को नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की सभी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को तो मार दिया, लेकिन जलती हुई मिसाइल का मलबा पावर ग्रिड पर जाकर गिरा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसी के साथ उस इलाके में ब्लैकआउट हो गया। रूसी सेना के तमाम ठिकाने अंधेरे में डूब गए। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने किस मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। रूस को शक है कि यह हमला ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया। दूसरी थ्योरी यह है कि यह ड्रोन हमला था। तीसरी थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने सोवियत युग के घातक हथियार से धावा बोलने का प्रयास किया। कुछ रूसी वॉर एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो ने सीक्रेट तरीके से नई घातक मिसाइल दी है। यह हमला उसी से किया गया है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से यूक्रेनी फौज रूस में 4 जगहों पर तबाही मचा रही है। क्रीमिया में उसने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की है। ज़ैपोरिज्जा के रोबोटाइन पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना तोकमक को भी जीतने के करीब है। यहां जंग तेज है। इसके साथ ही बर्बोताई में भी खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन सिर्फ क्रीमिया या मॉस्को ही नहीं, बल्कि रूस के 1 दर्जन इलाकों को लगातार ड्रोन से टहला रहा है। क्रीमिया के साथ साथ रूस के दर्जन भर इलाकों में यूक्रेन 500 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। यह हमले सिर्फ 1 हफ्ते में किए गए हैं। इस मैप को गौर से देखिए। क्रीमिया के साथ साथ रूस के इलाकों में सैकड़ों लाल रंग के निशान दिख रहे हैं। इन सभी जगहों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। सेवेस्तोपोल और ब्लैक सी में यूक्रेनी सेना सी ड्रोन से भी अटैक कर रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन के ड्रोन हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर बारूद का बड़ा जखीरा भेज दिया है। यूक्रेनी मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने ऐलान किया कि यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा घातक ड्रोन फ्रंट लाइन पर भेज दिए हैं। रूसी पोजीशन पर हमले के लिए 30 रोबोटिक सिस्टम भी भेजे गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन रूस पर हर रोज ड्रोन की बारिश कर रहा है। क्रीमिया के फ्योदोसिया में हमले के बाद रूस की सेना काफी कमजोर होती नजर आ रही है। ज़ैपोरिज्जा में रोबोटाइन जीतकर यूक्रेनी सेना तेजी से क्रीमिया की ओर बढ़ रही है। रोबोटाइन ही नहीं, यूक्रेनी सेना को तोकमाक और बर्बोवोई में बढ़त मिल गई है। इससे मॉस्को में हड़कंप मच गया है। रूस की आन बान और शान क्रीमिया पर आंच आई तो मॉस्को में फिर से परमाणु प्रतिशोध की मांग होने लगी। रूसी ड्यूमा के डेप्यूटी चीफ एंड्री गुरुलेव ने कहा है कि क्रीमिया पर हमला रूसी अस्तित्व पर सवाल उठने जैसा है। क्रीमिया पर हमला होने पर रूसी कानून के मुताबिक परमाणु ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रीमिया समेत मॉस्को पर लगातार हो रहे हमले और परमाणु प्रतिशोध की मांग से पुतिन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
इस दबाव को खत्म करने के लिए, जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी वक्त प्रलय का बटन दबा सकते हैं। परमाणु महाविनाश की संभावना इस वक्त बहुत बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस को स्कोव एयरबेस हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। रूस का सबसे आधुनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इस हमले में तबाह हुआ है। इसके अलावा रूस के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान भी नष्ट हो गए। इस हमले के बाद क्रेमलिन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तय हो चुका है कि स्कोव हमले का ऐसा प्रतिशोध लिया जाएगा जैसा यूक्रेन ने आज तक नहीं भुगता है। यानी सबसे बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। यह हमला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हो सकता है। इसके टारगेट कौन कौन से देश हैं और ये देश रूस के निशाने पर क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन ने चतुराई भरी युद्ध नीति अपनाई और दुश्मन को क्षेत्र पर वार किया जहां पहुंचना सबसे कठिन था, लेकिन पहुंचने के बाद सटीक वार करना बहुत आसान। यूक्रेन का टारगेट बना उत्तर पश्चिम रूस का स्कोव एयरबेस, क्योंकि रूस ने सोचा भी नहीं था कि अक्षम यूक्रेन छल और मित्रों की ताकत का इस्तेमाल करके यहां पर हमला कर सकता है। उस क्षेत्र पर रूस ने सटीक हमला किया जिसके बारे में रूस निश्चिंत था। ये रूस के तबाह हुए IL-76 विमान के अवशेष हैं। हमले से कुछ मिनट पहले ही ये विमान लैंड हुआ, टैक्सी वे पर पहुंचा और इसके बाद यूक्रेनी ड्रोन का शिकार हो गया। स्कोव बेस पर क्या हुआ उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सैटेलाइट से ली गई हैं और कुछ धुंधली हैं, मगर अंदाजा लगाना आसान है। हमले के बाद स्कोव बेस के रनवे पर फायर फाइटर ट्रक नजर आ रहे हैं। स्कोव एयरबेस पर हमला रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस हमले में क्या हुआ इसकी डिटेल समझिए। स्कोव एयरबेस पर तैनात एक Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर नष्ट हो गया। Tu-22 बॉम्बर न्यूक्लियर और मिसाइल हमले के काम आता है। इसके अलावा 6 IL-76 विमान भी तबाह हो गए। ये विमान सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के काम आते हैं। यूक्रेन के इस हमले में कुल 7 विमानों का नुकसान हुआ है। अब नुकसान का हिसाब किताब जानिए। हमले में एक Tu-22 बॉम्बर तबाह हुआ। इसकी कीमत है 62,000 करोड़ रुपए। इस हमले में 6 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुए। इन विमानों की कुल कीमत है 2,538 करोड़ रुपए। इसके अलावा एयरबेस पर रूस के रनवे तबाह हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले में रूस को करीब 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि यूक्रेन ने हमले में कुल 18 ड्रोन इस्तेमाल किए। इनकी कुल कीमत 3 करोड़ 42 लाख रुपए है। यानी यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन से रूस को बहुत गहरे जख्म पहुंचाए। खास बात यह है कि जितने विमानों का नुकसान हुआ उतने विमान बनाने में रूस को 3 साल तक लग सकते हैं। स्कोव हमले के बाद क्रेमलिन ने सबसे बड़े प्रतिशोध की फाइल साइन कर दी। 30 अगस्त की देर रात क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में पुतिन सहित कुल 6 स्थायी सदस्य ही शामिल हुए। बैठक में स्कोव हमले की रिपोर्ट पेश की गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में एस्टोनिया भी शामिल हो सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह माना कि यूक्रेन के ड्रोन स्कोव तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ यूक्रेन से रूस के स्कोव शहर की दूरी 700 किलोमीटर है। अगर नॉर्थ यूक्रेन से लॉन्ग रेंज ड्रोन हमला होता तो ड्रोन बेलारूस के एयर स्पेस से गुजरते। बेलारूस का रडार सिस्टम ड्रोन ट्रेस करता और एयर डिफेंस उसे मार गिराते। रूस का मानना है कि स्कोव पर हमला एस्टोनिया की जमीन से किया गया, क्योंकि पेस्कोव की एस्टोनिया से दूरी महज 30 किलोमीटर है। जिस स्वाम ड्रोन से हमला हुआ उसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है। हालात देखकर लगता है कि एस्टोनिया से ही ये हमला संभव है। एस्टोनिया की जमीन से ही रूस के पेस्कोव शहर पर हमला किया गया।
पुतिन ने इस हमले का सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने की तैयारी पूरी कर ली है और इस प्रतिशोध की आग में सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि आसपास के कई देश जल सकते हैं। स्कोव हमले के प्रतिशोध की बारूदी शुरुआत हो चुकी है। यह हमला महज शुरुआत है और इससे कहीं ज्यादा सहारक हमले की तैयारी हो चुकी है। स्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम का नया बैच रूस से बेलारूस पहुंच चुका है। इस बैच में 10 नए स्कैंडर सिस्टम बेलारूस में तैनात हो चुके हैं। बेलारूस में स्कैंडर और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहुंचाए जा चुके हैं। प्रतिशोध की आंधी का पहला एपिसोड स्कैंडर से शुरू हो सकता है। बेलारूस की जमीन से स्कैंडर मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन, पोलैंड, लात्विया और एस्टोनिया पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बेलारूस के बॉर्डर पर वैगनर की स्पेशल कमांडोज तैनात हैं। इनके पास डर्टी बम, वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड और यूक्रेन पर एक साथ धावा बोलकर डर्टी बम विस्फोट कर सकते हैं। स्कोव के परमाणु प्रतिशोध का प्लान तैयार है और चिंगारी कभी भी ज्वाला में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जितनी तबाही पिछले 2 दिनों में यूक्रेन और रूस में मची है वो सितंबर में होने वाली जंग का ट्रेलर है, क्योंकि सितंबर के बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी और रूस यूक्रेन दोनों की कोशिश है कि उससे पहले भारी तबाही मचाई जाए। यही वजह है कि पिछले 48 घंटों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। लेकिन सोचिए, जब सितंबर में जंग जीतने के लिए प्रहार किए जाएंगे तो बर्बादी का दायरा कितना विध्वंसक हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में रूस और यूक्रेन दोनों ही स्पेशल यूनिट उतारने जा रहे हैं, जिनका मंसूबा सिर्फ और सिर्फ हर तरीके से जंग जीतना है, फिर चाहे कितना ही खून क्यों ना बह जाए। थर्राती रात और डराती सायरन की आवाज, अगस्त का आखिरी दिन, तबाही से चीखता यूक्रेन। सितंबर में संहार की दस्तक, पुतिन की परमाणु सौगंध। और पिछले 2 दिन से जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, ये तस्वीरें उसी का ट्रेलर है। अब सोचिए तबाही की पूरी पिक्चर कैसी होगी जब तोप खाने का मुंह कीव की तरफ खोल दिया जाएगा। कड़कड़ाहट के साथ आसमान से बारूद की बारिश होगी जब Tu-95 बॉम्बर कयामत से ओवरलोड होकर कीव पहुंचेंगे। रूसी ड्रोन बटालियन का फिदाइन दस्ता रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से जमींदोज कर देगा। यूक्रेन में इतनी ज्यादा तबाही से भी पुतिन का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है। पुतिन यूक्रेन का पूरी तरह से खात्मा करके ही दम लेंगे। यानी जो कोहराम यूक्रेन में मचाया जा रहा है वो सिर्फ तबाही की शुरुआत भर है। एक एक तस्वीर को देख लीजिए, समझ आ जाएगा पुतिन का मंसूबा कितना विनाशकारी है। यूक्रेन के Su-25 फाइटर जेट को मार गिराया, Ka-52 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, TB2 ड्रोन को खाक में मिला दिया। यूक्रेन की तरफ से रूस पर अटैक करने में काफी तेजी आई है, इसलिए इतने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन रूस न सिर्फ अटैक कर रहा है बल्कि यूक्रेन के ड्रोन को रूस का डिफेंस उन्हें मार गिराता है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के दूसरे इलाकों को शमशान बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये कीव से आई तस्वीरें हैं जहां लगातार दूसरे दिन मिसाइल स्ट्राइक हुई। देखिए कैसे मिसाइल अटैक के बाद एक पूरा इलाका तेज लपटों में घिरा हुआ दिख रहा है।
हालांकि एक दो जगह यूक्रेन ने रूस से टक्कर ली। बाखमुट में रूसी ट्रुप पर घात लगाकर हमला किया और कई सैनिकों को मार दिया। इसी तरह डोनेट्स्क में रूस के आर्मर्ड व्हीकल पर सटीक निशाना लगाकर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। जबकि कीव में यूक्रेन पलटवार नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरे मोर्चों पर रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए अटैक हेलीकॉप्टर से दुश्मन के खेमे में घुसकर तबाही मचाई जा रही है। अगर रूस कीव में हमलावर है तो यूक्रेन बाखमुट को रूसी कब्जे से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ये बाखमुट से आई तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन के ट्रुप रूसी ठिकानों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें तबाह करने के लिए टैंकों से गोले भी दागे जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने छोटे ड्रोन की बड़ी खेप तैयार कर ली है, जिससे वो रूस के टैंकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। देखिए कैसे ड्रोन ने सटीक निशाना लगाकर रूस के टैंक उड़ा दिया। लेकिन दूसरी जगहों पर रूस ने इतनी तबाही की कि यूक्रेन थर्रा गया। ये सूमी से आई तस्वीरें हैं, जहां एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए। सूमी के रिहायशी इलाकों में कामाकाजी ड्रोन शाहिद से एक के बाद एक हमले किए गए। देखिए कैसे आसमान में कई फीट ऊपर से ड्रोन ने बम गिराए और फिर तेज धमाके से इमारत में आग लग गई। यूक्रेन के हथियार लगातार खत्म हो रहे हैं। खास तौर से यूक्रेन को नेटो देशों से मिले लेपर्ड और चैलेंजर टैंक ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। उनकी रूस ने धज्जियां उड़ा दी हैं। अब यूक्रेन के पास T-72 टैंक ही बचे हैं, इसलिए यूक्रेन T-72 टैंक के दम पर जंग लड़ रहा है। खास तौर से बाखमुट और ज़ापोरिज़िया में रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वहां पर लैंडमाइंस बिछा दी है, जिसे पार करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक T-72 टैंक भेज रहे हैं, जो लैंडमाइंस के खतरे में काफी कारगर साबित है। एक तरफ टैंक तो दूसरी तरफ ड्रोन का सहारा लेकर रूस को डैमेज पहुंचाने में लगा है यूक्रेन। कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के लिए खास टीम बनाई है, जो ड्रोन में लगे कैमरे से रूस के वाहनों सैनिकों पर नजर बनाए रखती है और जैसे ही शिकार दिखता है उस पर टूट पड़ते हैं। देखिए कैसे एक आर्मी ट्रक का पीछा ड्रोन से कर रही है और फिर कुछ सेकंड में ट्रक पर ड्रोन अटैक कर देता है। ये यूक्रेन में जंग का अभी तक का सबसे भीषण दौर है, जिसमें रूस ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है, जबकि यूक्रेन ने क्रीमिया और रूस के कई शहरों पर बड़े हमले किए, क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया। दोनों ओर से स्पेशल यूनिट उतारी जा चुकी है, जिनका मकसद सर्दियों से पहले एक दूसरे पर इतने विध्वंसक प्रहार करना है जिससे वो हथियार डाल दें। सर्दियों से ठीक पहले सिर्फ सितंबर ही महीना बचा है, इसलिए कहा जा रहा है कि सितंबर बड़ा संहारक होने वाला है। और सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि जंग के मैदान का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के आर्म्ड व्हीकल पर रूस ने हमला किया, वाहन के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ, उसकी तस्वीरें सामने आई, ये वीडियो सामने आया। यूक्रेन के कई जवान जख्मी हुए, हेलमेट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ये पूरा वीडियो। देखिए किस तरह से एक वाहन जिस पर हमला किया गया रूस द्वारा, जो हेलमेट कैमरा था उसी में रिकॉर्ड हो गया ये पूरा वीडियो। जबरदस्त विस्फोट वाहन के अंदर और रिकॉर्ड हुआ ये सब कुछ एक हेलमेट कैमरे में। यूक्रेन के बारूदी जोन में रूस ने तबाही मचा रखी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन ने भी काउंटर ऑफेंसिव में रूस को कम नुकसान नहीं पहुंचाया। दावा है कि यूक्रेन ने सिर्फ 2 हथियारों से रूस को करीब $100 मिलियन की चपत लगा दी है, और जो हथियार यूक्रेनी फौज ने इस्तेमाल किए हैं वो है एक खास किस्म का ड्रोन और एक यूक्रेन मेड और अपग्रेड मिसाइल। अब कौन सी है वो मिसाइल और कौन सा है वो ड्रोन, इस रिपोर्ट में उन हथियारों की ताकत का विश्लेषण भी देखिए। मॉस्को के खिलाफ दूसरे मोर्चे का केंद्र फिर से मजबूत हो रहा है। इस केंद्र में बैठे थिंक टैंक्स के बीच हलचल भी बढ़ गई है। और इतना नुकसान उठाकर भी कीव की तरोताजगी का कारण है 2 हथियार, जिनके जरिए बहुत ही कम खर्च में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इन 2 हथियारों में एक है कार्डबोर्ड ड्रोन और दूसरा है नेपच्यून मिसाइल।
जाहिर है नेपच्यून मिसाइल का नाम आते ही आपके दिमाग में एंटी शिप क्रूज मिसाइल का ख्याल आएगा, लेकिन आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि यूक्रेन पहुंचने के बाद इस्तेमाल की गई नेपच्यून मिसाइल अब बेहद असामान्य प्रक्षेपास्त्र में से एक बन चुकी है। ऐसा क्या बदलाव हुआ है यूक्रेन पहुंची इस नेपच्यून मिसाइल में, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले रूस को बेहद नुकसान पहुंचाने वाले हथियार कार्डबोर्ड ड्रोन के बारे में जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है और फाइटर जेट्स के नुकसान के लिए यूक्रेन ने ड्रोन इस्तेमाल किया है। दावा है कि यूक्रेन ने ऑस्ट्रेलियन कार्डबोर्ड ड्रोन से रूसी प्लेन गिराए हैं और बेहद कम लागत में रूस को $100 मिलियन यानी 827 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के करीब 24 फाइटर प्लेन यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव की कार्रवाई के दौरान वॉर जोन में ध्वस्त किए हैं, जिनमें रूस के अंदर घुसकर कुर्स्क के एयर जोन में ही 5 प्लेन्स को गिराया गया है। इसमें एक MiG-29 और 4 Su-30 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इनकी कीमत करीब $20 मिलियन यानी 165 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। अब सवाल उठता है कि एक कार्डबोर्ड से बने ड्रोन ने इतना नुकसान पहुंचाया कैसे? ये ड्रोन इतना ताकतवर साबित कैसे हुआ? दरअसल ऑस्ट्रेलियन फर्म स्पाई AQ का डिजाइन किए गए इस ड्रोन एक्सप्लोसिव ढोने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव यानी स्पैम करीब 6 फीट है, जिससे ये ड्रोन 5 किलोग्राम तक पेलोड आसानी से ढो सकता है। वहीं इस ड्रोन की कार्डबोर्ड बॉडी डिफेंस सिस्टम से बचाव करती है। खास बात यह है कि इस ड्रोन पर खर्च बहुत कम है। दावा है कि इस ड्रोन की सप्लाई के लिए $20 मिलियन यानी 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील हुई है, जिसमें हर महीने 100 ड्रोन की आपूर्ति ऑस्ट्रेलियन सरकार यूक्रेन को कर रही है। यानी यूक्रेन ने बहुत कम लागत में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रही बात क्रीमिया समेत यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में रूसी सैन्य अड्डों की, तो उसके लिए यूक्रेन ने इस्तेमाल की है अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइल। यूक्रेन मेड नेपच्यून मिसाइल एक सबसोनिक प्रक्षेपास्त्र है। ये सोवियत H-35 पर आधारित है, जिससे ये एक प्रकार की एंटीशिप और क्रूज मिसाइल बनती है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 280 किलोमीटर है और ये 5000 किलोटन तक के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है कि अब रूस के S-400 जैसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकती है। दावा है कि ऐसा एक्शन खैरसों में तैनात S-400 को ध्वस्त करने के दौरान देखा भी जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के तेवर इस वक्त कितने ही विध्वंसक क्यों ना हो, लेकिन सर्दियों में जंग लड़ने के लिए उसके पास हथियार नहीं है। हालांकि जर्मनी लेपर्ड टैंक की खेप दे रहा है, जबकि बाकी नेटो देश हथियार देने से पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने का मामला भी अटकता जा रहा है, यानी यूक्रेन नेटो की धोखेबाजी का शिकार हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि बिन हथियार वो जंग कैसे लड़ेगा? क्या सर्दियों में यूक्रेन सरेंडर कर देगा? रूस में ताबड़तोड़ अटैक और ज़ेलेंस्की का यह कहना कि वो नाटो के बिना भी जंग लड़ते रहेंगे, इन दोनों बातों का इशारा साफ है। या तो ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भागेंगे या फिर यूक्रेन सरेंडर करेगा। क्योंकि यूक्रेन के पास जंग लड़ने के लिए हथियार बचे नहीं हैं। नाटो के कई देश हथियार देने से पीछे हट रहे हैं। यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाए जाने पर भी कोई चर्चा नहीं। यानी धीरे धीरे नाटो यूक्रेन से पीछे हट रहा है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने मोहर लगा दी। एक इंटरव्यू में विक्टर ने कह दिया कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का कोई चांस ही नहीं। हमें रूस के साथ इस समझौते पर पहुंचना चाहिए, जिससे यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता निश्चित की जा सके, लेकिन इसकी कीमत क्रीमिया और नाटो की सदस्यता ना हो। यानी ज़ेलेंस्की की उम्मीद टूटती दिख रही।
वो सोचकर बैठे थे कि नाटो के सदस्य बनने के बाद यूक्रेन को डिफेंस शील्ड मिल जाएगी, लेकिन अब हालात बदल गए। इस बीच सर्दियां भी आने वाली, यानी यूक्रेन बुरी तरह घिर चुका है। यूक्रेन की मुसीबत खत्म नहीं हो रही, हथियार मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि ज़ेलेंस्की लगातार कोशिश में जुटे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमाइत्रो कुलेबा ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस मीटिंग का मकसद यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई था, जिस पर फिलहाल कोई बात नहीं बन पाई। उधर यूक्रेन की तरफ से सवाल उठाया गया है कि पोलैंड और दूसरे पश्चिमी देश हथियार सप्लाई करने में नाकाम रहे। इस बीच यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही। पश्चिमी देशों की कंपनियां आखिर हथियार सप्लाई क्यों नहीं कर रही? इस बारे में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेजनिकोव ने कहा है, कई कंपनियों ने कई तरह के हथियार देने का वादा किया था। हम उनसे बात कर रहे हैं, या तो हथियार दें या पैसे रिफंड करें। हालांकि जर्मनी लेपर्ड टैंक की खेप देने को तैयार हो चुका है, लेकिन वो कब तक आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन के 40,000 लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देगी। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि जंग के मैदान में बिन हथियारों के सैनिक कैसे लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत की मिस्ट्री हर नए दिन के साथ गहराती जा रही है। हालांकि प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि वैगनर ग्रुप कर चुका है, प्रिगोजिन के शव को दफनाया भी जा चुका है, मगर कुछ ऐसे वीडियो सबूत सामने आए हैं जो इस बात की आशंका बढ़ा रहे हैं कि अभी भी प्रिगोजिन जिंदा है, सही सलामत है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक सप्ताह पहले यानी 23 अगस्त को विमान क्रैश में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत हुई। वैगनर ग्रुप से लेकर क्रेमलिन तक ने प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि की। प्रिगोजिन का अंतिम संस्कार सेंट पीटर्सबर्ग के सेराफिमोवस्काय कब्रिस्तान में हुआ। वहीं पर प्रिगोजिन को कब्र में दफनाया गया। वैसे तो प्रिगोजिन की कब्र पर उनके करीबी लोगों का आना जाना जारी है, लेकिन 30 अगस्त को सेंट पीटर्सबर्ग के सेराफिमोवस्काय कब्रिस्तान में एक महिला पहुंची। वो प्रिगोजिन की कब्र के पास आकर रोने लगी। हैरानी इस बात की है कि यह महिला ना ही प्रिगोजिन की पत्नी थी और ना ही परिवार की कोई सदस्य। बावजूद इसके महिला का प्रिगोजिन की कब्र के पास यूं रोना, भावुक होना कई सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि रूसी मीडिया के मुताबिक इरिना क्रासिविना प्रिगोजिन के करीबी लियोनिड की पत्नी है। लियोनिड क्रासिविना को प्रिगोजिन का बॉडी डबल माना जाता है। कई मौकों पर प्रिगोजिन की जगह लियोनिड क्रासिविना जाते थे। यह तस्वीर लियोनिड क्रासिविना की है, जो प्रिगोजिन के हमशक्ल हैं। ऐसे में लियोनिड की पत्नी का प्रिगोजिन की कब्र पर आकर यूं इमोशनल होना किसी बड़ी मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा था। आशंका तो यह तक जताई गई कि 23 अगस्त को हुए विमान क्रैश में प्रिगोजिन की नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल लियोनिड की मौत हुई है। लेकिन दुनिया को यह बताया गया कि वैगनर चीफ मारे जा चुके हैं। तो क्या प्रिगोजिन जिंदा है? क्या प्रिगोजिन के विमान क्रैश में मारे जाने की थ्योरी सिर्फ अफवाह है? क्या वैगनर चीफ प्रिगोजिन किसी बड़े मिशन के लिए अंडरग्राउंड हुए? आशंकाएं तमाम हैं और इन आशंकाओं के बीच एक नया वीडियो सामने आया है जो वैगनर चीफ प्रिगोजिन का है, और उस वीडियो में प्रिगोजिन खुद यह ऐलान कर रहे हैं कि वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 19 अगस्त का है, जिस वक्त प्रिगोजिन अफ्रीका में थे। लेकिन जिस तरह से प्रिगोजिन के मौत से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं, प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश कांड की थ्योरी पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है।
30 अगस्त को अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने साझा युद्धाभ्यास किया। अगले ही दिन यानी 31 अगस्त को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने परमाणु युद्धाभ्यास से उत्तर दे दिया। किम जोंग की सेना ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि परमाणु युद्धाभ्यास कभी भी असली युद्ध में बदल सकता है। वेस्टर्न ब्लॉक, जिसे बैटमैन कहता है, उत्तर कोरिया का वो तानाशाह किम जोंग बहुत गुस्से में है। वजह वही 1953 से चली आ रही साउथ कोरिया और अमेरिका के साथ दुश्मनी। उन्नीस में जंग तो शांत हुई, लेकिन शांति नहीं लौटी और अब कोरियन पेनिनसुला किम के डबल धमाकों से गूंज उठा और धमक वॉशिंगटन तक सुनाई दी। उत्तर कोरिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। उसके बाद न्यूक्लियर सिमुलेशन ड्रिल शुरू कर दी। किम जोंग ने कहा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना पर न्यूक्लियर हमला कैसे करना है, उसका सफल युद्धाभ्यास जारी है। सिमुलेशन का मतलब है असली जंग के हालात और जमीन तैयार करना और फिर प्रहार करना। उत्तर कोरिया की सेना ने एक द्वीप पर दक्षिण कोरिया के टारगेट बनाए। द्वीप पर मेजर कमांड सेंटर और एयरफील्ड के मॉडल बनाए गए। इसके बाद एक न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल आइलैंड से 400 मीटर ऊपर विस्फोट की गई। हमले में साउथ कोरिया का मॉडल ध्वस्त हो गया। अमेरिका से दुश्मनी ठान चुके चीन ने नए नए हथियार बनाने का काम बहुत तेज किया है, लेकिन अब वो वक्त भी आ गया है जब चीन वेपन मेकिंग की रेस में अमेरिका से आगे निकल गया। हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल बनाना हो या फिर दुनिया की सबसे घातक गन, चीन ये दोनों काम कर चुका है। घातक गन का टेस्ट भी शुरू कर दिया है। विध्वंसक, विनाशक, दुश्मनों को दहलाने के लिए तैयार चीन का नया हथियार। चीन का दम, क्वाइल गन। यह दुनिया की वही सबसे ताकतवर बंदूक है जिसे चीन ने बनाया है और अब इस बंदूक का टेस्ट बहुत तेजी से हो रहा है। यह बंदूक किस फ्रंट पर इस्तेमाल होगी, इसका ठीक ठीक खुलासा नहीं होता है। लेकिन यूक्रेन में जारी जंग और रूस के साथ चीन की बारूदी साझेदारी बता रही है कि कोई बड़ा विध्वंस करने की तैयारी जिनपिंग कर चुके हैं। चीन का यह हथियार इतना घातक है कि इससे अमेरिका भी दहशत में है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर चीन की इस विध्वंसक बंदूक की दहशत क्यों है। दरअसल चीन की क्वाइल गन के मुकाबले दुनिया में कोई दूसरा हथियार नहीं है। ये पहली ऐसी बंदूक है जो मिसाइल शेफ के प्रोजेक्टाइल फायर कर सकती है और इसी गन से सटीक और विनाशकारी हमले के लिए नया प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन दहशत का कारण सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कारण है चीन के पास मौजूद वो तकनीक जो इस बंदूक में इस्तेमाल की गई है, जिससे इस गन को दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक होने का प्रमाण पत्र मिलता है। दावे के तहत इस तकनीक ने चीन को एक ऐसा रास्ता दिया है जो मिसाइल लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट की लॉन्चिंग को भी 100% एक्यूरेसी दे सकता है, क्योंकि ये वो गन है जिसमें एक विशाल मैग्नेटिक लॉन्चर फिट है, जिसकी मदद से क्वाइल गन करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोले दाग सकती है। और यह टेस्ट भी हो चुका है। अपनी पहली फायरिंग में इस गन ने 0.05 सेकंड से भी कम समय में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोले दागे। इस टेस्ट के लिए 107 किलोग्राम के गोले इस्तेमाल किए गए थे।